हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बियमलेस पाठशाला में। देखो, आप सबको पता है कि हमारा नया सिलेबस आ गया है जिसमें हमारे जो टॉपिक्स हैं वो चेंज हो गए हैं। तो देखो, कुछ कुछ टॉपिक तो सेम है, जैसे एनाटॉमी में क्या ही चेंज होगा, वो सारा कुछ तो सेम होता है। लेकिन हम यहाँ पे जो फर्स्ट सेम में कुछ कुछ चीज़ें नई ऐड हुई हैं एनाटॉमी के सिलेबस में, वो सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम जो एनसीएचपी की जो न्यू गाइडलाइंस है और उसमें जो हमारा नया सिलेबस है, उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट सेम का एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी, एनाटॉमिकल प्लेन और एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी और एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये समझो कि एनाटॉमी एनाटॉमी क्यों ज़रूरी है हमें पढ़ना। आप ये सोच रहे हो कि हम तो बीएमएलएस के स्टूडेंट हैं, हमें तो पैथोलॉजीज और ये सारी कुछ पढ़ाने चाहिए, हम एनाटॉमी क्यों पढ़ रहे हैं। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो हमने 11th 12th में, 9th में 10th में सब में पढ़ी है। तो अब हमें यहाँ आकर के भी क्यों पढ़नी है। हमें तो ब्लड कलेक्ट करना और ये सारा कुछ चीज़ें पढ़ानी चाहिए क्लिनिकल बेसिस पे। अब देखो, आप स्टूडेंट तो हो, लेकिन आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए। देखो, आपको ब्लड सैंपल चाहिए। अब ब्लड सैंपल के लिए आपको आर्टरी, वेन और नर्व और उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, तो आप अगर किसी भी वेन को पंचर कर दोगे, उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर या कुछ भी तो फंक्शन जो है कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो हमें क्या करता है, जो बीएमएलएस के स्टूडेंट हैं उनको एनाटॉमी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लैब में जब हम ब्लड, यूरिन, सीएसएफ, टिश्यू सैंपल कलेक्ट करते हैं या एग्जामिन करते हैं, तो उनका रिलेशन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन या स्ट्रक्चर से होता है। अगर हमें वो नहीं पता तो हमें देखो, कोई भी आर्टरी या कोई भी वेन्स को आप पंचर कर दोगे, फिर तो हमारे लिए चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। अगर हमें लोकेशन ही नहीं पता, साइज़ नहीं पता, पोजीशन नहीं पता, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब देखो, ब्लड सैंपल जब हम कलेक्ट करते हैं उस टाइम पे वेन और आर्टरी और नर्व की लोकेशन का पता होना इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखो, एक टेस्ट होता है वेनी पंचर में। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मेडियल क्यूबॉइडल वेन जो होती है उसका यूज़ किया जाता है। अगर आपको यही नहीं पता कि मेडियल क्यूबॉइडल वेन जो है वो कहाँ पे है, तो क्या आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। आप किसी भी वेन पे को पंचर कर दोगे तब तो गलत हो जाएगा ना। अब देखो, जैसे हमारी जो टिश्यू है, हिस्टोलॉजी में टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो होता है उसकी स्टडी होती, वो भी किसके अंदर आता है, हमारे एनाटॉमी के अंदर। अगर हमें यही बेसिक चीज़ें टिश्यू के बारे में नहीं पता होंगी तो आप टिश्यू के सैंपल कैसे कलेक्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। अब देखो, टिश्यू हमारा नॉर्मल कैसे दिखता है, अगर हमें नॉर्मल टिश्यू का स्ट्रक्चर नहीं पता तो हम एबनॉर्मल का बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमें एनाटॉमी बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है। अब देखो, एनाटॉमी में लोकेशन, साइज और बॉडी से कैसे रिलेट कर रही है वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, हम पढ़ेंगे कि एनाटॉमी होती क्या है। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि हमें क्यों पढ़ना है, क्यों हमारे सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी। एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ अ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, size, position and a relationship of the various part of the human body। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहला देखो, स्ट्रक्चर, शेप, साइज, पोजीशन और रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट। हमें यही तो चाहिए। अगर हमें स्ट्रक्चर पता है, उसका शेप पता है, साइज पता है, पोजीशन पता है, तो आपको सैंपल जो आपने कलेक्ट किया है उसकी रिपोर्ट बनाना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको नॉर्मल चीज़ें पता हैं। तो आप एबनॉर्मल तो अच्छे से देख लोगे, पैथोलॉजी क्या कर पाओगे, डिटेक्ट कर पाओगे। ठीक है, इट प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एंड इट इज एसेंशियल फॉर अ लर्निंग फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, रेडियोलॉजी और अदर मेडिकल साइंस। अगर आपको एनाटॉमी अच्छे से पता है तो आप देखो, आप पैथोलॉजी की हो ना, आप अच्छे से पैथोलॉजी देख पाओगे, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल चीज़ें पता है तो आप पैथोलॉजी तो देखना ज़रूर सीख जाओगे ना। इसलिए एनाटॉमी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, अब जो एनाटॉमी वर्ड है वो आया कहाँ से, डिराइव कहाँ से हुआ। ग्रीक वर्ड से आया है जिसका होता है एना, मतलब कि अब। ठीक है, ये अपार्ट, टॉमी का मतलब होता है कट। ठीक है, ये क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब होता है, जो ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, अब देखो, जो एनाटॉमी है, हमने तो ये जान लिया ना, हमें समझना जरूरी है कि लैब में सैंपल जो होते हैं बॉडी
कि किस ऑर्गन या किस टिश्यू से ओरिजिनेट हुआ है। जैसे हमारा ब्लड है वो कहाँ से आता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से आता है। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पहले से पता होना चाहिए, ताकि हम जब हम क्लिनिकल करें तब उस टाइम पे हमें सारी चीज़ें पता हों। इसलिए हमारी जो एनाटॉमी है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बीएमएलएस स्टूडेंट के लिए। अब देखो इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोवाइड अ बेसिक नॉलेज ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें एनाटॉमी के अंदर पता चलती हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशन अंडरस्टैंड द नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू एंड अ ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन की अगर आपको नॉर्मल अरेंजमेंट पता है तो आप पैथोलॉजी अच्छे से डिटेक्ट कर पाओगे। इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड फिजियोलॉजी। अगर आपको एनाटॉमी अच्छे से पता है तो आप फिजियोलॉजी भी अच्छे से समझ पाओगे। हेल्प द आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ एबनॉर्मलिटीज एंड डिसीजेस। ठीक है, क्योंकि आपको नॉर्मल पता है तो आप एबनॉर्मल तो अच्छे से देख पाओगे। अगर नॉर्मल से कुछ गलत दिख रहा है या सही नहीं दिख रहा है तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल हो गया, या कोई डिसीज होगी वहाँ पे, या कोई डिसऑर्डर होगा। फॉर्म अ फाउंडेशन ऑफ अ सर्जरी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल इमेजिंग एंड लैब प्रोसीजर्स। लैब प्रोसीजर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल जो हमारी रेडियोलॉजी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Enable acute communication using the standard anatomical terminology। अब देखो हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ऐसे भी तो कुछ हम नहीं बोल देंगे ना, तो हमें एनाटॉमिकल टर्म्स यूज़ करने पड़ते हैं, इसलिए हमें टर्म्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पता होना। ठीक है, वही टर्म्स क्या क्या होते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे, जो आपको बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, अब देखो ब्रांचेस कौन कौन सी होती है एनाटॉमी के, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा ग्रॉस एनाटॉमी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, स्टडी ऑफ अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विद इन एन नेकेड आई। ठीक है, अब देखो माइक्रोस्कोपिक या ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है। अब देखो जब ऑर्गन या बॉडी की जो रीजन होती है उसकी जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं उसको क्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखो तीन चीज़ें आती हैं, रीजनल, सिस्टेमिक और सरफेस। जो रीजनल एनाटॉमी होती है उसमें क्या है, स्टडी ऑल स्ट्रक्चर विद इन अ स्पेसिफिक बॉडी रीजन। अब देखो हमारे उसमें बीएमएलएस में कैसे है, पैथोलॉजी में कैसे हम रिलेट कर पाएंगे। देखो ग्रॉस एनाटॉमी मतलब सॉरी यहाँ पे ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर क्या है, हमारे रीजनल एनाटॉमी। जैसे हम ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड कलेक्शन की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड कलेक्शन करते टाइम जब आर्म के रीजन में वेन या आर्टरी या सराउंडिंग स्ट्रक्चर को हम कैसे समझ सकते हैं, वो किसके अंदर आएगा, हमारा रीजनल एनाटॉमी के अंदर आएगा। अब दूसरा होता है सिस्टेमिक एनाटॉमी, स्टडी द बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। जब लैब में टेस्ट करते हैं तो बॉडी सिस्टम से कनेक्ट करना होता है। जैसे रीनल सिस्टम है, रीनल सिस्टम में हमें कौन सा एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, यूरिन एग्जामिनेशन। वो किसके लिए होगा, किडनी डिसऑर्डर के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर पाएंगे, सिस्टम से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है सरफेस एनाटॉमी, स्टडी एक्सटर्नल फीचर एंड एनाटॉमिकल लैंडमार्क। अब देखो पेशेंट को करेक्ट एनाटॉमिकल साइट को आइडेंटिफाई करना और स्पेसिमेन कलेक्ट करने की प्रोसीजर जो होती है उसको हम सेफली कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, उसमें कौन हमें हेल्प करेगा, सरफेस एनाटॉमी। हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे करेक्ट साइट। ठीक है, पेशेंट की करेक्ट साइट कि हमें कहाँ से करेक्शन करना है। ठीक है, अब देखो जो ग्रॉस एनाटॉमी है उसमें तीन चीज़ें हमारी, रीजनल एनाटॉमी, सिस्टेमिक एनाटॉमी और सरफेस एनाटॉमी। ये है थोरेसिक रीजन। ठीक है, किसी भी रीजन के लिए। सिस्टेमिक एनाटॉमी जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया, मसल सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया। सरफेस एनाटॉमी में बॉडी लैंडमार्क और सरफेसेस के बारे में पता चल जाए। जैसे यहाँ पे क्लेविकल हो गई, यहाँ पे स्टर्नम हो गई, ये रिब्स हो गई, अम्बिलाइकल रीजन हो गया, ठीक है, इलियक क्रस्ट रीजन हो गया। ये सारे रीजन्स हमें पता चलते हैं, मतलब कि करेक्ट आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम साइट। ठीक है, पेशेंट की। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, बीएमएलएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टडी स्ट्रक्चर टू स्मॉल टू सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, जिसको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। हिस्टोलॉजी में इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होती है हिस्टोलॉजी जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, साइटोलॉजी जिसमें हम
सेल की स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग माइक्रोस्कोप होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, टिश्यू और सेल को देख पाते हैं, ठीक है। अब देखो एक ब्रांच होती है पूरी बीएमएलएस के अंदर आपके, उसमें भी होगी हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या करते हैं, जो टिश्यू सैंपल्स होते हैं उनको प्रोसेस करके माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। जैसे देखो कोई ट्यूमर है, ठीक है, ट्यूमर की आपने क्या की, बायोप्सी करी, ठीक है। अब उसको आपने क्या किया, ट्यूमर की बायोप्सी करनी है, टिश्यू को हमने पहले प्रोसेस किया, उसको सेक्शन में काटा, ठीक है, क्या किया, सेक्शन में काटा, सेक्शन में काटने के बाद आप माइक्रोस्कोप में आए, वहाँ पे आपने एग्जामिन किया, ठीक है, सॉरी पहले आपने सेक्शन में काटा, सेक्शन में काटने के बाद आप एक प्रोसेस और होती स्टेनिंग, आप स्टेनिंग करोगे, कौन कौन सी स्टेनिंग होती है ये सारा कुछ आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में दिया गया है, उसकी भी क्लासेस होंगी, ठीक है। स्टेनिंग करेंगे, स्टेनिंग करने के बाद आप क्या करोगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखोगे, वो जो ट्यूमर है वो कैसा दिख रहा होता है, ठीक है। इसलिए जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है बीएमएलएस के अंदर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, ठीक है। अब देखो दूसरा है हमारा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में सेल की स्टडी होती है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या थी, हमारी दो माइक्रोस्कोप के अंदर हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी, ठीक है। ऐसे माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर आप क्या देखते हो, टिश्यू देखते हो, और साइटोलॉजी के अंदर आप सेल देखते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा क्या, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, कैसे एज के अकॉर्डिंग बॉडी स्ट्रक्चर कैसे कैसे डेवलप कर रही है। जैसे देखो सबसे पहले क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, ठीक है, फिर फीटल लाइफ होती है, फिर न्यू बॉर्न होती है, फिर एडल्ट लाइफ होती है। स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू एडल्टहुड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से लेकर के एडल्टहुड तक क्या क्या ग्रोथ हुई है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उनको समझना किसके अंदर आता है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। कैसे कैसे एज के अकॉर्डिंग बॉडी के स्ट्रक्चर कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं उसको हम पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड अ फीटस फ्रॉम अ फर्टिलाइजेशन अंटिल बर्थ। फर्टिलाइजेशन से लेकर के बर्थ तक कैसे कैसे एक जो भी है एम्ब्रियो है उसका कैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, देखो आपके पास आपको टेस्ट करने हैं, आपको पता करने हैं, लेकिन आपको देखो कोई जेनेटिक है या कॉन्जेनाइटल डिसीजेस है वो कैसे पता करोगे, वो एम्ब्रियोलॉजी की हेल्प से आप मतलब वो क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। आपको एम्ब्रियोलॉजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए अगर आपको जेनेटिक और कॉन्जेनाइटल डिसीजेस के बारे में जानना है, ठीक है। देखो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट बनेगा, मोरुला बनेगा, ब्लास्टोसाइड बनेगा और फीटस बनेगी इन यूट्रस में। इतना पूरा प्रोसेस किसके अंदर आता है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। इससे आप क्या कर पाओगे, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में जान पाओगे। फिर क्या होता है, क्लिनिकल एनाटॉमी। इसमें क्या होता है, अप्लाई एनाटॉमिकल नॉलेज टू डायग्नोज डिसीज, परफॉर्म क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड कंडक्ट सर्जिकल प्रोसीजर। अब देखो इसमें क्या है, जैसे कोई पेशेंट आए, ठीक है, पेशेंट आया, उसका क्या है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वो कहाँ गया, डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर ने क्या किया, सस्पेक्ट किया कि इसको क्या है, लीवर में प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। उसने बताया कि मुझे इस रीजन में प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर को लगा कि हाँ लीवर में प्रॉब्लम हो सकती। तो लीवर में प्रॉब्लम के लिए क्या करेगा डॉक्टर, लीवर से जो रिलेटेड टेस्ट होगा उसको लिखेगा। जैसे कौन सा टेस्ट होता है, LFT, फिर लेफ्ट लिख दिया। अब इसके आगे का काम आपका है, आप सैंपल कलेक्ट करोगे, उसके बाद आप एग्जामिन करोगे, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, ये सारा प्रोसेस क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर। सबसे आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया, डायग्नोस किया, सर्जिकल प्रोसीजर, अंडरस्टैंडिंग डिसीजेस, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, हमारे क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर आती हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक दिया था आपके सिलेबस में, एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन, प्लेन, टर्मिनोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दी गई हैं। ये क्यों दी गई है, देखो हम मेडिकल के या प्रोफेशनल हैं, ठीक है, तो हमें ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो अच्छी लगे, मतलब जो मेडिकल टर्म्स हों वो सारी चीज़ें हमें पता हों। इसीलिए हमें ये जो नए नए टर्म्स है वो पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल भाषा में ही बात करोगे तो आप क्या कर पाओगे, नॉर्मल भाषा में आपको पेशेंट से तो बात करनी है, लेकिन आप
को कुछ देखो, जैसे आपने रिपोर्ट में क्या लिखते हैं, इसको कैंसर है, कैंसर तो लगभग सबको पता होता है, ठीक है, लेकिन उसका भी एक स्पेसिफिक वर्ड है, आप कैंसर रिपोर्ट में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें रीजनल मतलब कि पता होना चाहिए और हमें वैसे ही वर्ड बोलने चाहिए। तो मतलब बेसिक लैंग्वेज होती है मेडिकल की, उसे पढ़ना जरूरी होता है। उसी के अंदर हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन, टर्म्स और जो प्लेन्स, पोजीशन, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले देखो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। द एनाटॉमिकल पोजीशन इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रेफरेंस पोजीशन यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द बॉडी पार्ट एक्यूरेटली। अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन से सीधे खड़े कर दोगे, जैसे इसकी क्या है इम्पोर्टेंस है या कैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आपने वैसे पेशेंट को रखा, ठीक है, तो आप क्या कर पाओगे अच्छे से करेक्टली जो भी पोजीशंस हैं, प्लेन्स हैं और जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी लोकेशन अच्छे से पता कर पाओगे। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर अ डिस्क्राइबिंग बॉडी स्ट्रक्चर, eliminate confusion during the communication among the healthcare professional, ठीक है, help describe the exact location and organ of the body part, ठीक है, ये सारी चीज़ें हेल्प करता है। अब एनाटॉमिकल पोजीशन होती कैसे उसके बारे में देखो, ठीक है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पर्सन स्टैंड इरेक्ट, कौन सी पोजीशन है, इरेक्ट पोजीशन में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेड इज हेड स्ट्रेट, ठीक है, ये देखो हेड स्ट्रेट, ठीक है, आई फेस फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है अपर लिम्ब हैंग फ्रीली बाय द साइड, ये है अपर लिम्ब, ठीक है, ठीक है। पाम फेस फॉरवर्ड, ये है पाम जो फॉरवर्ड है। थम पॉइंट अवे फ्रॉम द बॉडी, थम अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, अवे है, देखो बाहर साइड है ना, अवे है, ठीक है। लोअर लिम्ब आर टुगेदर, लोअर लिम्ब साथ में होने चाहिए। फीट आर पैलर एंड अ डायरेक्शन फॉरवर्ड, ठीक है, फीट क्या है, पैलर है और डायरेक्शन कैसी फॉरवर्ड है, ठीक है। ये क्या है, बेसिक एनाटॉमिकल पोजीशन है। कई बार वाइवा में पूछ लिया जाता है कि आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होकर के दिखाओ और उसके सारे पॉइंट बताओ, तो आपको ये सारे पॉइंट बताने हैं और आपको ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होने हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो एनाटॉमिकल टर्म्स होते हैं, क्या क्या टर्म्स है उसके बारे में आपको आना चाहिए। सबसे पहले सुपीरियर या क्रेनियल, ठीक है, क्रेनियल का मतलब तो टुवर्ड द हेड, मतलब कि ऊपर के साइड, देखो इसमें डायग्राम में हार्ट इज अ सुपीरियर टू द डायफ्राम, डायफ्राम हमारा नीचे है और ये हार्ट ऊपर है, तो क्या है, हार्ट सुपीरियर है किसके, डायफ्राम के। इन्फीरियर या कॉर्डल, ठीक है, टुवर्ड द फीट, मतलब कि नीचे के साइड। स्टमक इज इन्फीरियर टू द लंग्स, देखो ये स्टमक और लंग्स क्या है, ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे, स्टमक इन्फीरियर टू द किसके, लंग्स के, ठीक है। एंटीरियर या वेंट्रल टुवर्ड द फ्रंट, फ्रंट के साइड, देखो ये क्या है, फ्रंट पार्ट है। स्टर्मन, स्टर्नम इज एंटीरियर टू अ हार्ट, देखो स्टर्नम पहले और बाद में क्या है, पीछे की साइड हमारा हार्ट है, तो ये स्टर्नम क्या है, एंटीरियर है किसके, हार्ट के। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, पोस्टीरियर या डॉर्सल टुवर्ड्स द बैक। वेंट्रल कॉलम इज अ पोस्टीरियर टू द हार्ट, वेंट्रल कॉलम जो होती है पोस्टीरियर होती है किसके, हार्ट के, ठीक है। फिर मेडियल, मेडियल का मतलब होता है टुवर्ड द मिड लाइन। नोज इज अ मिड लाइन मेडियल टू द आईज, देखो ये जो नोज है किसके मेडियल है, दोनों आईज के बीच में है ना, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, मेडियल है किसके, आईज के, ठीक है। इसके बाद है लैटरल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन के जो बाहर है, ठीक है। ईयर्स आर लैटरल टू द आई, ये है आई और इसके बाहर साइड क्या है, ईयर है, हमारे कान है, तो ईयर क्या है, हमारे आईज के लैटरल पोजीशन में होते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब बिटवीन टू स्ट्रक्चर। क्लेविकल इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन द स्टर्नम एंड अ शोल्डर, ये देखो क्लेविकल है और ये बीच में हमारी ये क्या है, स्टर्नम है और ये क्या हमारा शोल्डर है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा स्ट्रक्चर है, क्लेविकल, तो ये क्या हो गई, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हो गई। ये कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स है जो यूज होते हैं हमारे मेडिकल में, ये आपको याद होना या पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनाटॉमिकल प्लेन्स। एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होती हैं, बेसिकली ये जो है मेनली प्लेन्स होती हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला मेडियल या मिड सैजिटल प्लेन, ये क्या करती, डिवाइड करती है बॉडी को इक्वल राइट और लेफ्ट में, क्या करती, राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देती है, राइट और लेफ्ट में, ठीक है। सैजिटल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट। अभी हम इसको डायग्राम से सारा कुछ देखते हैं। कोरोनल क्या होता है, फ्रंटल प्लेन होता है, डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर देती है, आगे और पीछे, ठीक है।
अभी हमने एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है। फिर ट्रांसफर या हॉरिजेंटल प्लेन, ये क्या करती है, डिवाइड करती है बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर, ये है हमारा सुपीरियर, ये है हमारा इंफीरियर। ऑब्लिक प्लेन क्या करती, कट द बॉडी एट द एंगल, जहाँ पे भी ऑब्लिक आ गया समझ लो वहाँ पे कोई ना कोई एंगल हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये हैं सारे हमारे प्लेन्स। सबसे पहले मेडियल प्लेन, डिवाइड द इक्वल लेफ्ट एंड राइट, ये देखो बीच से डिवाइड कर दिया, ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट, ठीक है। देखो नीचे ये भी दिया क्या है, सजाइटल प्लेन, डिवाइड द बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट, ये क्या है, अनइक्वल है, ठीक है, अनइक्वल लेफ्ट और अनइक्वल राइट पोर्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोरोनल प्लेन, मतलब कि फ्रंटल प्लेन, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये है हमारा एंटीरियर और पीछे क्या है हमारा पोस्टीरियर, ये एंटीरियर पार्ट और ये पोस्टीरियर, बैक वाला साइड जो होगा पोस्टीरियर होगा, फ्रंट वाला पार्ट एंटीरियर होगा। इसके बाद जो ट्रांसफर या हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है, ये क्या करता है, डिवाइड द बॉडी इनटू द सुपीरियर एंड इंफीरियर, ये है हमारा सुपीरियर, ये है इंफीरियर, ये देखो सुपीरियर व्यू और ये है इंफीरियर व्यू, ये क्या है, हॉरिजेंटल या ट्रांसफर प्लेन, ठीक है। अब इसके बाद होता है ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब किसी भी एंगल में कट कर देना, ऐसे 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 ऐसे, जहाँ पे कहीं पे भी एंगल से आप काट रहे हो उसको आप क्या बोल दो कि ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। ये कुछ बेसिक क्या थी, एनाटॉमिकल पोजीशन टर्म्स, और एनाटॉमी क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो सारा कुछ हमने देखा। नेक्स्ट में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।